नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टीजीटी एसएसटी दिल्ली। आज हम एनसीईआरटी सीरीज की 8वीं वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम 7th क्लास एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी पार्ट इसमें शामिल हैं। और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी से लेकर एनडीए, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, एस्टेट, रीट वगैरह, डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, एसएसटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हमार जीवन नाम से आत्मकथा लिखने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं। ऑप्शन है राजसुंदरी देवी, रमाबाई, थर्ड एनी बेसेंट है ये, फोर्थ सरोजिनी नायडू। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है राजसुंदरी देवी। राजसुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा में ये आमार जीवन यानी कि मेरा जीवन नाम से ये आत्मकथा लिखी थी और ये पहली भारतीय महिला थी जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाकी जो ऑप्शन है उसमें एनी बेसेंट थर्ड है, ये 1917 में भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। और सरोजिनी नायडू जो है ये 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला। ये आप नोट रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, इनमें से भूकंपीय तरंगे नहीं है। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें आपको शानदार व्याख्या और साथ में बहुत ही राइट आंसर यानी कि ऑथेंटिक आंसर आपको इसमें मिलता है और साथ ही हर प्रश्न से आपके 2 या 3 पॉइंट क्लियर होते हैं जिससे आपका बेस मजबूत होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न, इनमें से भूकंपीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन है पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, वाई तरंगे। तो इसमें अगर हम देखें पी तरंगे भी भूकंपीय तरंगे हैं और एस तरंगे भी हैं, एल तरंगे भी भूकंपीय तरंगे हैं, लेकिन जो नहीं है वो है वाई प्रकार की कोई तरंग नहीं होती भूकंपीय। अगला जो प्रश्न है, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी कि रिक्टर स्केल पर किसको मापा जाता है। ऑप्शन है चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ज्वार भाटा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है भूकंप। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और इसको मापने का जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह आपको याद रखना है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने का यंत्र है और जो स्केल है वो रिक्टर स्केल होता है जिस पर इसको मापा जाता है। बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें, चक्रवात ये वायुदाब के कारण पैदा होता है और सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है जो भूकंप के कारण समुद्र तल में भूकंप आने से महासागरीय लहरें उठती हैं और ज्वार भाटा ये गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरीय जल का ऊपर आना और नीचे जाना ज्वार भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है इसमें ये पहला जो ऑप्शन है गलती से इसमें 4 लिखा गया है, ये नियाग्रा है, दूसरा विक्टोरिया, तीसरा एंजल, चौथा जोग जलप्रपात। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो एंजल है और एंजल जो जलप्रपात है ये 979 मीटर ऊंचा है और ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में स्थित है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें हम अगर हम देखें, जो नियाग्रा है ये यूएसए कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा। और विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका में है। जोग जलप्रपात ये भारत में है, शरावती नदी कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे यानी कि, और इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला जो प्रश्न है, छत्रक सेल का निर्माण किया जाता है। जो छत्रक सेल होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन है नदी, तरंग, वायु, झील द्वारा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है वायु। वायु जो अपर्दन करती है उससे छत्रक सेल का निर्माण होता है और उसमें सेल जो है वो छतरी के आकार में दिखाई देने लगती है। नदी के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसको विसर्प कहते हैं या चाप झील। तरंग जो है वो फियोर्ड बनाती हैं
ये आप याद रखना। अगला जो प्रश्न है, चाप झील का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वायु, हिमनद, नदी, ज्वार, ये चार ऑप्शन है। और चाप झील का जो निर्माण है वो नदी के द्वारा किया जाता है, यानी कि नदी में जब अपरदन होता है उसके कारण चाप झील का निर्माण होता है। जैसे नदी से विसर्प बनते हैं और कई सालों में नदी जो है इस मार्ग को बदल लेती है और इसका मार्ग सीधा हो जाता है, तो ये जो झील बनती है इसको चाप झील कहा जाता है। ये नदी अपरदन के द्वारा निर्मित झील होती है। और वायु के द्वारा हमने अभी पढ़ा छत्रक। हिमनद जो होता है वो वी आकार की घाटी बनाता है पहाड़ों में। और जो ज्वारीय तरंगे होती हैं वो समुद्र के तट पे फियोर्ड का निर्माण करती हैं। फियोर्ड, ये सभी अपरदन के कारण बनने वाली भू आकृतियां हैं। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली किस वंश के साम्राज्य की राजधानी बनी? इसमें ऑप्शन है तोमर, चौहान, गुलाम, मुगल। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा तोमर। जो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, इन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बना था 1160 से 1175 के बीच में, ये आप याद रखना। उसके बाद में चौहान वंश 1175 से 1192, तोमर वंश के बाद दिल्ली पर चौहान वंश का शासन हुआ। और 1192 में हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा हराया गया। और फिर दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन हुआ जो 1526 तक रहा। 1526, 1206 से 1526 के बीच में गुलाम वंश। और फिर मुगल वंश, क्योंकि 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 1526 से लेकर 1857 तक जो है दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला जो प्रश्न है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सिंहासन पर कब बैठी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 1240, 1206, 1526 या 1236। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा 1236। जो रजिया है, रजिया सुल्तान मध्यकाल में दिल्ली की सुल्तान बनी, एकमात्र महिला जो दिल्ली सल्तनत पर शासक बनी थी। ये 1236 में शासक बनी और 1240 तक रही थी। 1240 में इनकी कैथल के नज़दीक हरियाणा में मृत्यु हो गई, इनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, यह आप याद रखना। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। प्रश्न नंबर 9 है, कौन मध्यकालीन महिला भारत में सिंहासन पर बैठी? ऑप्शन है रजिया, ये रुद्रमा देवी, फिर दिद्दा, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। ये तीनों जो महिलाएं हैं ये मध्यकालीन भारत में शासक बनी। और इनमें रजिया 1236 से 1240 इल्तुतमिश की पुत्री गुलाम वंश की शासक बनी। रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय राजवंश की थी आंध्र प्रदेश में। और दिद्दा जो है ये रानी दिद्दा जो है कश्मीर की महिला शासक बनी थी। तो उपरोक्त सभी महिलाएं मध्यकालीन भारत में शासक बनी थी। जो मध्यकाल है वो 750 से 1750 के बीच माना जाता है भारतीय इतिहास में, इसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा थी? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो फारसी है। फारसी दिल्ली के जो सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था 1206 से 1526, उनके शासनकाल में जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। और बाकी अगर ऑप्शन को हम देखें तुर्की, इसमें बाबर ने तुझके बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की में बाबर ने। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा। उर्दू ये जो है उर्दू 18वीं सदी में इसका विकास हुआ। और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के शासक, इन्होंने उर्दू को प्रोत्साहित किया। अगला जो प्रश्न है वो है, इब्न बतूता किस देश से भारत यात्रा पर आया? आप सभी दोस्तों से एक बार अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस
360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हमेशा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगी जीके जीएस की तरफ से, और इन वीडियोज़ को आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उनको भी आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई वीडियो से संबंधित या पर्सनों से संबंधित आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तो ये हमारा जो पर्सन है, इब्न बतूता किस देश से भारत यात्रा पर आया, तो इसमें ऑप्शन है पहला ईरान, तुर्की, मिस्र, मोरक्को। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है मोरक्को। इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया था, और मोरक्को जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक देश है। और जो इब्न बतूता था ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1333 से 1347 तक दिल्ली रहा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा, और 14 वर्ष तक ये भारत रहा। और मध्यकाल में इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत लंबी और कई देशों की यात्रा की। इसने अपना जो भारत की यात्रा की थी उसके लिए अपना वृत्तांत या किताब लिखी अरबी भाषा में, उसको रेहला कहा गया है। किताब का नाम रेहला, जो इब्न बतूता ने लिखी। और इब्न बतूता की रेहला जो अरबी भाषा में लिखी गई किताब है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अगला जो पर्सन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है राज सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, रुकैया हुसैन, महादेवी वर्मा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह पंडिता रमाबाई। इन्होंने स्त्री पुरुष पुरुष तुलना लिखी, और इन्होंने महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव था उसको प्रमुखता से उठाया। और अगला जो पर्सन है, सुल्ताना ड्रीम किसकी रचना है? ये सुल्तानाज ड्रीम जो है किसकी रचना है? ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, रुकैया हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो रुकैया हुसैन है। रुकैया हुसैन ने सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक की रचना की, और इन्होंने भी महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई, महिला शिक्षा पर बल दिया। अगला जो हमारा पर्सन है वो है चौदहवां, घरेलू हिंसा उन्मूलन कानून कब बना? घरेलू हिंसा उन्मूलन कानून कब बना? तो इसका ऑप्शन है 2001, 2006, 2011, 2014। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 2006, यानी कि महिलाओं के साथ घरेलू जो हिंसा की जाती है उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया 2006 में। और अगला हमारा प्रश्न है 15वां, उत्तर रेलवे की प्रथम महिला इंजन चालक कौन बनी? तो आप सभी दोस्तों से एक बार फिर अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन है लक्ष्मी लाकरा, लक्ष्मी सहगल, कल्पना चावला, पीटी उषा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो लक्ष्मी लाकरा है। बाकी जो ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। कल्पना चावला ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। पीटी उषा ये भारत की महिला एथलीट। और जो लक्ष्मी लाकरा है ये उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी थी, और इनका संबंध जो है झारखंड से संबंधित हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न। धन्यवाद।